आग लगती है, दमकल कर्मी जाते हैं, नोटों के अधजले बंडलों की बात होती है और नोट बहुत बड़ी तादाद में मिलते हैं और फिर मामला उठता है कि क्या ये भ्रष्टाचार का मामला है या फिर साजिश है। ये घटना भी इसी तरह से कारित हुई है। वास्तविकता है कि आज की डेट में जुडिशरी में भ्रष्टाचार चरमोत्कर्ष पे, चाहे वो हाई कोर्ट हो चाहे लोअर कोर्ट, एक जज के खिलाफ कार्रवाई करके, लेकिन उन्होंने क्या किया, उनका ट्रांसफर कर दिया उत्तर प्रदेश हाई कोर्ट। एक याचिका दाखिल होती है। याचिका में यह कहा जाता है याचिकाकर्ता के द्वारा कि अगर ये पैसा किसी कारोबारी से मिला होता तब वहां पर क्या ईडी सीबीआई की जांच नहीं होती। और एक सवाल और खड़ा हो रहा है कि क्या न्यायपालिका उस तरह से जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ जांच की बात कर रही है या जांच हो रही है जिस तरह से होनी चाहिए। जांच को पूर्णतया दबाने की कोशिश की जा रही है, आम पब्लिक का ध्यान वहां से हटाने की कोशिश किया जा रहा है। जुडिशरी में इस तरह भाजपा का दखलंदाजी है कि एक एक जजमेंट पे वो नजर रखते हैं, एक एक जजमेंट को जैसा वो चाहते हैं। जस्टिस यशवंत वर्मा के पुराने केसों को देखा जाता है जो उन्होंने सुने, तो उसमें चाहे वो इलेक्टोरल बॉन्ड का मामला हो, चाहे उन्नाव रेप केस का मामला हो, तमाम ऐसे मामले हैं जहां पे कहीं ना कहीं बीजेपी भी रही है उन मामलों से संबंधित। इसको लेकर भी तमाम तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। आप किसी भी इस तरह से उसमें जाइए तो जो समाज में इस तरह से इन्फ्लुएंस वाले लोग हैं, 10-5 नाम आपको जजों के, उनके वहाँ कोई काम हो, इस तरह से लोग घूम घूम कह रहे हैं फला जज साहब को वहाँ कोई काम हो तो बता दीजिए। जस्टिस यशवंत वर्मा वाले मामले में आगे क्या उम्मीद नजर आ रही है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टीवी 24 नेटवर्क में और मैं हूं अजय सिन्हा। इस वक्त भारत में एक नाम बहुत ज्यादा चर्चा में है, नाम है जस्टिस यशवंत वर्मा का। दरअसल 14 मार्च को एक आग लगने का हादसा होता है और यह हादसा होता है यशवंत वर्मा के सरकारी आवास पर। उस वक्त यशवंत वर्मा मौजूद नहीं रहते हैं। परिवार वाले अग्निशमन दल को फोन करते हैं, यानी फायर ब्रिगेड को फोन करते हैं। मौके पर टीम आती है, आग बुझाती है, लेकिन उस दौरान कुछ ऐसा होता है जो भारत में खबरों में छा जाता है, सुर्खियां बन जाता है। दरअसल हुआ क्या कि जब दमकल विभाग आग बुझा रहा था उस दौरान नोटों के बंडल मिलते हैं। अब यहां पर अधजले बंडल मिलते हैं, चर्चा बाहर आती है और मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचता है। जस्टिस यशवंत वर्मा दिल्ली हाई कोर्ट में जज हैं और अब उस मामले को लेकर दिल्ली से उत्तर प्रदेश तक जो न्यायपालिका है उसको लेकर कई तरह के सवाल भी खड़े हो रहे हैं। और एक और बड़ा मोड़ यह आता है कि जब मामला सुप्रीम कोर्ट जाता है तब दिल्ली हाई कोर्ट से यशवंत वर्मा को इलाहाबाद हाई कोर्ट ट्रांसफर करने की बात होती है। वहां पर जो वकील हैं वो विरोध प्रदर्शन शुरू कर देते हैं और कहते हैं कि क्या इलाहाबाद हाई कोर्ट कचरे का डब्बा है कि किसी को उठा के यहां पर डाल दिया जाए। कार बहिष्कार होता है, तमाम चीजें होती हैं। 3 जजों का पैनल बनता है इस मामले की जांच को लेकर। इस मामले में याचिका भी दाखिल होती है। अब ये जब पूरा मामला आता है तब जस्टिस यशवंत वर्मा का एक सामने बयान भी आता है। बयान क्या होता है कि ये प्लानिंग की गई है, साजिश के तहत ये चीज की गई है, यानी कि जो कथित तौर पर नोटों के बंडल अधजले मिले हैं ये प्लानिंग के तहत हुआ। बहरहाल सवाल तमाम तरह के खड़े हुए। सवाल ये खड़े होने लगे न्यायपालिका में व्याप्त भ्रष्टाचार को लेकर, सवाल कॉलेजियम सिस्टम को लेकर खड़े होने लगे। कॉलेजियम सिस्टम थोड़ा सा मैं बता देता हूं क्या होता है। कॉलेजियम सिस्टम ये होता है कि जजों की नियुक्ति से लेकर पदोन्नति तक और तबादले तक उसके पास अधिकार होते हैं। यानी कि जस्टिस यशवंत वर्मा का जो मामला है वो इस वक्त भारत में चर्चा का विषय बना हुआ है। इसी मामले को लेकर हमारे साथ इस वक्त मौजूद है हमारे स्पेशल गेस्ट अरविंद कुमार कुशवाहा जी, जो कि अध्यक्ष हैं सेंट्रल बार एसोसिएशन लखनऊ के। बहुत बहुत स्वागत है अरविंद जी आपका। अरविंद जी, ये जो मामला आया जस्टिस यशवंत वर्मा का, अचानक आग लगती है, दमकल कर्मी जाते हैं, नोटों के अधजले बंडलों की बात होती है और नोट बहुत बड़ी तादाद में मिलते हैं और फिर मामला उठता है कि क्या ये भ्रष्टाचार का मामला है या फिर साजिश है। कैसे आप इस पूरे मामले को देखते हैं? देखिए, वास्तविकता ये है कोई साजिश नहीं है।
ये पाप का घड़ा भर जाने पे ये चीज़ें हुई हैं। एक हमारे वहाँ लोकोक्ति है कि जब पाप का घड़ा भर जाता है तो ईश्वर उसकी व्यवस्था करता है। ये घटना भी इसी तरह से कारित हुई है। वास्तविकता है कि आज की डेट में जुडिशरी में भ्रष्टाचार चरमोत्कर्ष पे, चाहे वो हाई कोर्ट हो चाहे लोअर कोर्ट हो। होता ये था कि जुडिशरी के भ्रष्टाचार को हमेशा दबा दिया जाता था। इसके पहले जस्टिस काजू, जो इलाहाबाद उच्च न्यायालय के चीफ जस्टिस रहे और सुप्रीम कोर्ट के जज रहे, उन्होंने खुद ये एडमिट किया था कि यहाँ पे उन्होंने डायस से बात बोली थी कि यहाँ पे अंकल प्रैक्टिस चल रही है। कई बार इस बात की शिकायत की गई, तमाम ऐसी व्यवस्थाएं हैं। यहाँ पे जस्टिस चंद्रचूड़ जो अभी चीफ जस्टिस से रिटायर हुए, जब उत्तर प्रदेश के चीफ जस्टिस थे, भ्रष्टाचार के मामले में 11 लोगों को सस्पेंड करने की स्थिति बनी थी। उनके खिलाफ पुख्ता सबूत थे, लेकिन जुडिशरी अपने वहाँ के भ्रष्टाचार को छुपाने के लिए क्या करती है कि अधिकारियों से कहती है कि आप रिटायरमेंट ले लो। जस्टिस चंद्रचूड़ साहब के सामने जब ये रिपोर्ट आई तो उन्होंने कहा कि या तो रिटायरमेंट ले लो और नहीं मैं बर्खास्त करूँगा तो मैसेज दूर तक जाएगा और आप लोगों की दिक्कत होगी। और फिर इसके बाद आप लोग न कहीं स्टेट फोरम में या डिस्ट्रिक्ट फोरम में नहीं जा पाओगे। या अन्य जगहों पे जैसे व्यवस्था ये है कि जो भी जजेस लोअर जुडिशरी में रिटायर होते हैं वो अमूमन कंज्यूमर फोरम में या स्टेट फोरम में या इस तरह की जो व्यवस्थाएं हैं वहाँ पे भेज दिया जाता है और 5 साल तक फिर वो मलाई काटते हैं। तो आज की जो स्थिति है, चाहे बेल की हो या ट्रायल की हो, अगर निर्णय हो रहे हैं तो मान के चलिए कि 60-65% पैसे से हो रहे हैं। पैसा सिर्फ वही नहीं चल रहा, जो गरीब लोग हैं पैसा नहीं दे पा रहे हैं उनको सजा भुगतना पड़ रहा है, और 10-5% वो अपराधी जिनके खिलाफ इतने मजबूत एविडेंस हैं, बिल्कुल डे लाइट मर्डर है या खुलेआम मर्डर है, सारे साक्ष्य बिल्कुल उनके खिलाफ हैं, वहाँ पे जजेस हिम्मत नहीं कर पाते हैं उनको छोड़ने के लिए। अदरवाइज जहाँ भी जरा सा भी 19-20 का फर्क होता है, जजेस पैसा लेके सारी उसमें कर रहे हैं, चाहे लोअर जुडिशरी में है खुलेआम पैसा लिया जा रहा है। हाई कोर्ट की स्थिति यही है। हाई कोर्ट में चूंकि ये परिस्थितियाँ इसलिए आ गई कि आज उनके वहाँ आग लगी, दमकल कर्मी गए और वहाँ पे उन्होंने नोटों का बंडल देखा जो जले हुए थे, जले थे। ये बात लीक हो गई मीडिया में। इसके बावजूद वहाँ के फोटोग्राफ्स आए, पूरा भारत देश देख रहा है, लेकिन आज भी पब्लिक की आंख में धूल झोंकने का काम किया जा रहा है। जस्टिस वर्मा डिनाई कर रहे हैं कि मेरा नहीं है, मेरे घर में आग नहीं लगी है। सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया कि बहुत सफाई से एक व्यक्ति के खिलाफ जिसको मैसेज जाना चाहिए समाज में कि एक जज के खिलाफ कार्रवाई करके, लेकिन उन्होंने क्या किया, उनका ट्रांसफर कर दिया उत्तर प्रदेश हाई कोर्ट। अब इलाहाबाद चूंकि यहीं के वो प्रैक्टिशनर रहे, यहीं से वो जज बने। 2021 में उनका ट्रांसफर होकर के वहाँ दिल्ली गए और आज दिल्ली में वो सेकंड पोजीशन पे हैं। कुछ दिनों बाद मौका मिलते ही वो चीफ जस्टिस होते और सुप्रीम कोर्ट तक जाते। इन परिस्थितियों में ऐसे लोग जो 50-50 करोड़ ऐसे कमरों में रख रहे हैं, ये तो 50 करोड़ आपके सामने आ गया है। वास्तविकता है कि 200-400-500 करोड़ इन लोगों के वहाँ मिलेगा, क्योंकि इनके 80% फैसले लेन देन के माध्यम से ही होते हैं। और जुडिशरी में बहुत बड़ा रैकेट एक चल रहा है जो दलाली का काम कर रहा है। चाहे सुब्रत राय के मामले में रहा, अब चूंकि वो नहीं रहे, उनको पेरोल तक दिया गया तो पैसा लेके दिया गया। इसके पहले उत्तर प्रदेश में हाई कोर्टों ने एंट्री बेल 15-15 दिन की बेल देने के लिए 5-5 करोड़ 10 करोड़ रुपया लिया है। ये तो कुछ नहीं दिख रहा है जो वानगी आई है सामने। तो यहाँ का भ्रष्टाचार, मेरा एक व्यक्तिगत अनुभव है। एक नायब तहसीलदार को 5,000 रुपये के उसमें ट्रैप किया गया था। जज साहब 2 लाख रुपये मांग रहे थे, तो मैंने उनसे कहा कि बताइए 5,000 रुपये के लिए उसको ट्रैप किया गया है और वो 2 महीने से जेल में है, आप अगर 2 लाख रुपये मांग रहे हैं तो आपको कितने दिन के लिए भेजा जाना चाहिए? तो नाराज हो गए। तो वास्तविकता ये है कि आज आम पब्लिक को भी, जिस तरह से आम पब्लिक का विश्वास न्यायालय पे था और अभी भी है, जो भी आदमी जिसके पास पावर नहीं है, पढ़ा लिखा नहीं है, वो न्याय की उम्मीद लगाए न्यायालय की तरफ भागता है कि हमारी पुलिस नहीं सुन रही है, हमारा प्रशासन नहीं सुन रहा है, तो कम से कम न्यायालय सुनेगा। न्यायालयों में स्थिति यह है कि सबसे पहले फाइलें चेक की जा रही हैं, देखी जा रही हैं कि इसमें मटेरियल क्या है। अगर नहीं उनको लगता है कि पैसा देने लायक नहीं है तो इमीडिएटली उसका डिस्पोज करके आगे बढ़ा दिया जाता है। और अगर देखा जा रहा है कि हाँ यहाँ से कुछ निकल सकता है, तो जिस तरह से एक बनिया अपने सौदे को तैयार करता है, उस तरह से जुडिशरी में हो गया कि पत्रावली को देख करके चीज़ें तैयार की जा रही हैं। हाई कोर्टों की भी यही स्थिति है, मनमाना रवैया।
मैंडेटरी है सीआरपीसी 506 में बिना एविडेंस के आप उसको कंपाउंडेड ऑफेंस चूंकि नहीं है तो जुर्माने पे ख़त्म नहीं कर सकते हैं। हमारे सामने अभी कुछ दिन पहले एक एग्जाम्पल आया, एक जज साहब ने स्वजातीय व्यक्ति को लाभ देने के लिए 506 जैसे जिसके जान मारने की हत्या का आरोप है, उस व्यक्ति को मात्र 300 रुपये में 384 या 506 का आरोप था कि उनको किडनैप किया गया और उसमें मात्र 3000 जुर्माना लगा करके और उसको छोड़ दिया गया। अब ऐसे होने लगेगा कि आदमी जाएगा, अपराध करेगा और जज साहब को सेट करेगा, 2000-4000 रुपये वहाँ सरकारी खाते में जमा कर देगा। ये तो दिखावे के लिए है। अगर 3000 रुपये सरकारी खाते में गया तो कम से कम 30,000 रुपये या 3 लाख रुपये जज साहब को गया होगा, तब मुकदमा डिसाइड हुआ है। तो ये परिस्थितियाँ आए दिन हम लोग देख रहे हैं और फेस कर रहे हैं। और सही बात, अगर वकील डायस पे बोल दे तो सबसे पहला हथियार इनको मिला हुआ कंटेम्प्ट चला दो। हमारा एक फंडामेंटल राइट है बाइकाट का। अभी कुछ दिन पहले उच्च न्यायालय ने वो किया है कि अगर कोई अधिवक्ता बाइकाट करता है तो उसके खिलाफ कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग चलेगी और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इस पर कॉन्फिडेंस दिया है। अरे बाइकाट की परिस्थिति में हो रहा है, सारे बाइकाट ये नहीं है कि जुडिशरी जज साहब को जुकाम हो गया, नजला हो गया या उनको चाय पीने की इच्छा हो गई तो वो डायस छोड़ के जा सकते हैं, लेकिन अधिवक्ता अगर एक दिन अनुपस्थित हो गया, बीमार पड़ गया, एप्लीकेशन दिया तो उस पर कहा जाता है कि वो लिंगरान कर रहे हैं। वो अपने जुनून मांगों को लेकर के, अधिवक्ता का व्यक्तिगत काम कोई नहीं होता अदालतों में, वो जो भी आवाज उठाता है बालकारियों के हित के लिए उठाता है। अगर बाइकाट पे जाता है तो उस भ्रष्टाचार के खिलाफ जाता है, लेकिन जुडिशरी लगातार उसको कंटेम्प्ट की परिधि में ला करके उन्होंने एक हथियार पा लिया कि अब इसके खिलाफ जुडिशल चीजें चलाओ। जुडिशली क्या है कि उन्होंने एक फाइल बना ली, ऑर्डर कर दिया, पुलिस को भेज दिया। अब वो मजबूरी है, वकील साहब कितने कंटेम्प्ट फेस करेंगे, क्योंकि वहां पे समूह में ये इकट्ठा होते हैं, इनको अलग अलग 50,000-5,000 अधिवक्ता रोड पे निकला, आपने 25 लोगों के खिलाफ कंटेम्प्ट चला दिया। अब वो 25 जो अगुआ था, उसका जो आगे आवाज उठा रहा था, बोल रहा था, उसका गला दबाने का आपने काम किया कंटेम्प्ट के माध्यम से। ये सुप्रीम कोर्ट ने अभी फैजाबाद बार का प्रकरण था जिसमें कहा है कि इनके खिलाफ उच्च अभी 5-7 महीना पहले माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद खंडपीठ की बेंच ने यह बात कहा कि अगर अधिवक्ता न्यायिक कार्य से विरत रहता है तो कंटेम्प्ट हो। ये जो आपने बात बताई कि 50 करोड़ के लगभग जो रुपया मिला तो मिला, अगर सही से जांच हो जाए तो 300-400 करोड़ जजों के पास से मिल जाएगा। आपने बहुत गंभीर बात बताई कि किस तरह से बिना पैसा लिए फाइलें आगे नहीं बढ़ती हैं, किस तरह से न्यायपालिका में पैसे का लेन देन हो रहा है। ये मतलब बहुत गंभीर आरोप है, क्योंकि देखिए न्यायपालिका ऐसा है जिससे जनता बहुत विश्वास लगाती है और ये कहती है कि हमें आखिरी जो न्याय है वो न्यायपालिका से ही मिलेगा। लेकिन जब जस्टिस यशवंत वर्मा का मामला सामने आता है फिर सवाल खड़े होने लगते हैं। और आपने जैसा कहा कि ये एक मामला नहीं, ऐसे कई मामले हो सकते हैं, लेकिन फिर भी ये चीज देखने को मिली। एक इसमें ताजा मामला ये आया कि एक याचिका दाखिल होती है। याचिका में यह कहा जाता है याचिकाकर्ता के द्वारा कि अगर ये पैसा किसी कारोबारी से मिला होता तब वहां पर क्या ईडी सीबीआई की जांच नहीं होती। क्या सवाल उठाए गए कि यशवंत वर्मा, जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ ईडी सीबीआई की जांच नहीं होनी चाहिए। और एक सवाल और खड़ा हो रहा है जो कि लगातार इस वक्त घूम रहा है इसी खबर के साथ, कि क्या न्यायपालिका उस तरह से जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ जांच की बात कर रही है या जांच हो रही है जिस तरह से होनी चाहिए। जांच को पूर्णतया दबाने की कोशिश की जा रही है, आम पब्लिक का ध्यान वहां से हटाने की कोशिश किया जा रहा है। उनका जुडिशरी का लगातार ये प्रयास है कि यह प्रकरण जितनी जल्दी छुप सके, ढक सके, उसको ढक दिया जाए, और इसी कारण से उनका ट्रांसफर किया गया। अरे भाई, जब ये प्रकरण आ गया था सामने, सब कुछ एविडेंस था, तो इमीडिएटली उनको बर्खास्त करना चाहिए था। सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम सिस्टम अपॉइंटमेंट से लगा करके, उनके प्रमोशन से लगा करके बर्खास्त के पावर उन्हीं को, क्योंकि हाई कोर्ट के जज के खिलाफ सीधा सीधा कोई इस तरह का, या तो रिटायरमेंट होने के बाद ही जो वो है, जब तक वो पद पे है, एक महाभियोग के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। महाभियोग किसके खिलाफ वो लेके आए, क्योंकि जब महाभियोग ले आएंगे तो आपके पास बहुमत होना चाहिए। सदन में नहीं, इसके पहले लोगों ने प्रयास किया, नहीं आ पा रहा। भाजपा की सरकार है, अब जुडिशरी में इस तरह भाजपा का दखलंदाजी है कि एक एक जजमेंट पे वो नजर रखते हैं, एक एक जजमेंट को जैसा वो चाहते हैं। आपके सामने कुछ दिन पहले का एग्जाम्पल है राहुल गांधी का। मानहानि के केस में, कम से कम इस भारतवर्ष में इस तरह के मानहानि के केस
जिस तरह के आरोप पे उनको सजा दिया गया 2 साल का, वो 6 महीने का भी हो सकता था। लेकिन इंटेंशनली अगर उनके खिलाफ एविडेंस था, हम उस न्यायालय उस पर नहीं जा रहे, एविडेंस अगर था तो एक उस व्यक्ति के अन्य आचरण को देखते हुए 6 महीने की सजा दी जा सकती थी। लेकिन ये जानबूझ करके 2 साल पे लेकर के गए। और सबसे बड़ी बात ये थी कि वो प्रक्रिया ही पूरी दूसरी थी। उस प्रक्रिया पे वादी ने स्टे ले रखा था, उसको ये मालूम था कि हमारा केस खारिज हो जाएगा। वो हाई कोर्ट में अपनी सुविधा अनुसार आके स्टे ले लिया, और जिस दिन उसको लगा कि अब हमारे मन मुताबिक जैसा वहाँ पहुँच गए हैं, उसने विड्रॉल एप्लीकेशन हाई कोर्ट में दिया, यहाँ पे स्टे हटवाया और जाकर के वहाँ 2 पेशी में जजमेंट करा दिया, 2 या 3 पेशी लगी हों। तो इससे ये स्थिति अभी हाई कोर्ट में जज साहब लॉर्डशिप बैठे रहते हैं, सामने उनका बेंच सेक्रेटरी बैठता है, लॉर्डशिप के वहाँ एप्लीकेशनें दी जाती हैं, वो कोई डेट नहीं फिक्स करते हैं, वो कहते हैं नेक्स्ट कॉल लिस्ट। नेक्स्ट कॉल लिस्ट का सीधा एग्जाम्पल है कि वो 1 महीने के अंदर वो ऑफिस जो जिसको डेट लगाना है वो कोई भी डेट लगा सकता है। वहाँ पे क्या है, जाइए आप 1000 रुपये 2-2 रुपये दीजिए तो डेट लगता है। बेंच सेक्रेटरी जज साहब ऊपर बैठे हुए, नीचे 2-2 हज़ार 1,500 3-3 रुपये लेकर के सीरियल नंबर चेंज करता है और लिस्टिंग कराता है। वास्तविकता यह है कि उसमें आप राजस्व विभाग में जाइए ना, वहाँ तो फिर भी 200-400 रुपये में लेखपाल और तहसीलदार नायब काम कर देते हैं। यहाँ पे तो सिर्फ एक डेट लगवाने का 1000 2-2 रुपये लग रहा है, और डेट लगने के बाद ये कोई निश्चित नहीं रहता कि वो डेट वो केस टेकअप हो जाएगा। तो आम पब्लिक का इस तरह से शोषण हो रहा है। लेकिन जुडिशरी चूंकि अगर कोई बोलता है, कुछ कहता है, तो तुरंत उसके ऊपर एक कंटेम्प्ट की व्यवस्था है। जज साहब ने अगर कंटेम्प्ट भेज दिया तो उसमें कुछ नहीं देखना है, ऊपर जहां जाता है कंटेम्प्ट की प्रक्रिया। आदमी ये सोचता है कि अगर जज साहब खिलाफ इसने बोला क्यों, तो मुख हर जगह शुरू से प्रक्रिया बनाई गई है कि जो कि आवाज उठाने वाले व्यक्ति को किसी न किसी तरीके से दबा दो, आवाज न उठा पाए। पुलिस के वहां तो फिर भी कुछ कार्रवाई हो जा रही है। अगर किसी पुलिस अधिकारी के खिलाफ कोई ऐसी शिकायत आ जा रही है तो उनके वहां कुछ शिकायत हो रही है, लेकिन जुडिशरी में तो कोई कार्रवाई होती ही नहीं। आप शिकायत करते रहिए, उसको ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता है। मैं बीइंग महामंत्री, मैंने 1-2 जुडिशरी ऑफिसर को शिकायत किया था 2011-12 में। उसका बयान लिया जाता था इलाहाबाद में। पता चला हम लोग गवाही देने के लिए यहाँ से इलाहाबाद जाते थे और वहाँ पता चला जज साहब नहीं बैठेंगे। हम लोग 2000-3000 रुपये खर्च करके जाते थे, वापस चले आते थे। इस प्रक्रिया जो टोटल प्रक्रिया बनी हुई न्यायिक व्यवस्था की, आधा आदमी मजबूर होकर के कंप्लेन करना या न्यायालय के पास जाना छोड़ दिया। आज की डेट में जो स्थिति है, लोगों का ये मनोबल टूटता जा रहा है कि हम न्यायालय में जाएंगे 5 साल लगेगा, कहीं छोट भैया को किसी को पकड़ लो, साल 6 महीने में हमारा कल्याण हो जाएगा। ये परिस्थितियां पड़ी हुई हैं सिविल सूट में। एक क्रिमिनल ऑफिसर जो लोगों की मजबूरी के न्यायालय के अलावा उनको कहीं न्याय नहीं मिल सकता, वहां जाता है। पुलिस की व्यवस्था ऐसी है, अगर अब इसकी सुपरवाइजर अथॉरिटी या जो लुक आफ्टर करने की जिम्मेदारी है जुडिशरी की, जुडिशरी में एप्लीकेशन दीजिए तो दरोगा जी को बुलाएंगे, डांटेंगे, अपने 4 काम बताएंगे और दरोगा जी को विदा कर देंगे, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। एक आम पब्लिक जो एफआईआर के लिए भटक रहा हुआ है, जब न्यायालय में जाता है तो 4-4 महीना 5 महीना उस एफआईआर के लिए उसको भटकना पड़ता है। और न्यायालयों की स्थिति आज एफआईआर लिखने के लिए वहाँ लाख 50,000 रुपये लिए जा रहे हैं मजिस्ट्रेटों के द्वारा, खाली एफआईआर का डायरेक्शन करने के लिए। ये परिस्थितियाँ हैं। बहुत गंभीर आरोप जो आपने लगाए हैं, बहुत गंभीर बातें हैं। हो सकता हो कि ये जब बातें पब्लिक डोमेन में जाएं तो एक बड़ा जो मुद्दा है, जो मुद्दा चलता भी रहता है, तमाम तरह के सवाल खड़े होते रहते हैं। अब इसके बीच में एक बात और निकल के आती है, जब जस्टिस यशवंत वर्मा के पुराने केसों को देखा जाता है जो उन्होंने सुने, तो उसमें चाहे वो इलेक्टोरल बॉन्ड का मामला हो, चाहे उन्नाव रेप केस का मामला हो, तमाम ऐसे मामले हैं जहां पे कहीं ना कहीं बीजेपी भी रही है उन मामलों संबंधित। इसको लेकर भी तमाम तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। हाँ बिल्कुल। अभी आपने कुछ दिन पहले जस्टिस यादव जी का स्टेटमेंट आपने देखा। अब जुडिशरी की स्थिति ये हो गई है कि वो पब्लिक प्लेस पे एक नेता की तरह से, जिस तरह से उसकी कुछ भी बोलने के लिए स्वतंत्र है, उस तरह से जुडिशल ऑफिसर भी। अब हम अगर मंचों से राजनीतिक बातें करेंगे जुडिशल ऑफिसर, तो अदालतों में बैठ करके उस हिसाब से ऑर्डर करते हैं। पार्टी कैडर अब हाई कोर्ट का और सुप्रीम कोर्ट का जज होने लगा है। अभी कुछ दिनों पहले मद्रास हाई कोर्ट में नियुक्ति हुई है। तो इस तरह की चीज़ें जो आ रही हैं, आदमी जब जहाँ पे 25 साल 20 साल गुजारा है, जिन लोगों के बीच में गुजारा है पार्टीगत होकर के, आज वो अगर जुडिशरी में आ रहा है तो उन लोगों को अप्लाइज क्यों नहीं करेगा। और उनके सीधे सीधे संबंध होते हैं। जहाँ आज की डेट में
आप किसी भी इस तरह से उसमें जाइए तो जो समाज में इस तरह से इन्फ्लुएंस वाले लोग हैं, 10-5 नाम आपको जजों के खिलाएंगे, उनके वहाँ कोई काम हो, इस तरह से लोग घूम घूम कह रहे हैं फला जज साहब को वहाँ कोई काम हो तो बता दीजिए। ये स्थिति जुडिशरी की हो गई है। सुन करके बड़ा मन विचलित होता है कि आखिर यह संस्था जिसको ईश्वर के बाद दूसरा नाम दिया जाता है, उस संस्था में अगर क्वालिटी किस तरह से गिरावट हो गई है तो आगे क्या होगा। ये माना जाता था कि जिसको कहीं नहीं न्याय मिलेगा, न्यायालय आएगा तो उसको न्याय मिलेगा। आज की डेट में यह स्थिति हो गई है कि गरीब आदमी को न्यायालय में किसी भी हालत में न्याय मिल ही नहीं सकता, और एक पैसे वाला आदमी कुछ भी करता रहे, न्यायालय में आता है उसको तुरंत बेल मिल जाती है, 4 साल 6 साल 10 साल मुकदमे चलते हैं, बाइज्जत बरी हो जाता है। और जो कहीं गलती से फंस गया, आपके सामने अभी कई एग्जाम्पल ऐसे आए हैं कि आदमी 10-10 साल 12 से जेल में गुजारा, पता चला कि जिसकी हत्या के आरोप में वो जेल में है वो आदमी घूम रहा है, वो जिंदा। तमाम ऐसे एग्जाम्पल आपको मिले हैं। तो ये व्यवस्था की कमी पुलिस की थी, और उसके बाद जो उसको देख रेख करने वाला थी जुडिशरी, वहाँ पे और स्थितियाँ बनी हुई। अच्छा, एक आखिरी सवाल है, इस आखिरी सवाल में ही 2 सवाल हैं। एक, जस्टिस यशवंत वर्मा वाले मामले में क्या होगा आगे, क्या उम्मीद नजर आ रही है। दूसरा, कॉलेजियम सिस्टम को लेकर बहुत लंबे समय से विरोध हो रहा है, इस व्यवस्था का विरोध किया जा रहा है। विरोध इसलिए हो रहा है, जो आरोप लगातार लग रहे हैं कि भाई भतीजावाद को संरक्षण मिलता है, जो चेक एंड बैलेंस का जो खेल होना चाहिए वो नहीं होता है, और पीढ़ी दर पीढ़ी लोग कि जज साहब रिटायर हुए तो उनका घर से ही कोई जज बन गया, इसका विरोध हो रहा है। तो क्या लगता है कि आगे ये व्यवस्था हट पाएगी जिस चीज का विरोध हो रहा है, और जस्टिस यशवंत वर्मा वाले मामले में आगे क्या उम्मीद नजर आ रही है आपको? देखिए, हमारे आपके सामने बहुत ताज़ा एग्जाम्पल है। हमारे प्राइम मिनिस्टर महोदय ने ये प्रयास किया था 2014 के बाद। प्राइम मिनिस्टर मिस्टर मोदी जब आए हैं, उन्होंने प्रयास किया था न्यायिक आयोग बनाने के लिए, ताकि इन लोगों का जो कॉलेजियम सिस्टम से जो नियुक्ति हो रही है, इसको न हकार करके उनके रिकमेंडेशन पे वहाँ पे इन लोगों की भी टेस्टिंग हो, और जो आयोग कहे उसके अनुसार उसकी नियुक्ति हो। लेकिन जुडिशरी ने उसको नहीं माना, सुप्रीम कोर्ट ने उसको नहीं, खारिज कर दिया। कॉलेजियम सिस्टम में इन्होंने ये बना रखा है कि जुडिशरी के ही जजेस होंगे, वो अपने सुविधानुसार जहाँ चाहेंगे जिसको चाहेंगे नियुक्ति करेंगे। निश्चित तौर पे आज कॉलेजियम में भी पॉलिटिकल हस्तक्षेप बहुत है। जो कॉलेजियम 15 साल पहले सिस्टम था, आज बिल्कुल कॉलेजियम का सिस्टम इतना ज़्यादा पॉलिटिकल वहाँ से हस्तक्षेप हो गया है कि अब क्वालिटी नहीं रह गई बिल्कुल। अगर आपके अप्रोच हैं पीएमओ में और विभागीय मंत्री के पास, यहाँ पे तमाम ऐसे अधिकारी बनाए गए हैं, ऐसे लोग बनाए गए हैं जिनकी वकालत कभी चली ही नहीं, और उनको सिलेक्शन करके माननीय उच्च न्यायालय का जज बना दिया गया। उच्च न्यायालयों में वो कितनी क्वालिटी, चूंकि जो जजमेंट आ रहे हैं वो क्वालिटी उनकी नहीं देखी जाती है। एक अपील की व्यवस्था है, लोअर कोर्ट ने कोई ऑर्डर कर दिया, हाई कोर्ट में आके वो ऑर्डर खंडित हो गया, तो उसकी क्वालिटी को नहीं चेक किया जाता है कि जज साहब ने इंटेंशनली ये काम किया है या अपने बुद्धि विवेक का इस्तेमाल करते ईमानदारी से काम किया है। लेकिन लैक ऑफ नॉलेज कहीं भी हो सकता है, किसी भी स्थान पर हो सकता है। हाई कोर्ट के जज के या सुप्रीम कोर्ट के जज का मतलब नहीं कि सारी कानून से पारंगत है। समय समय तत्कालीन परिस्थितियाँ बदलती हैं, लेकिन फिर भी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट है, ये माना जाता है कि वो मिलार्ड हैं और सब कुछ जानते हैं। एक अनजाने में कोई कानूनन त्रुटि हो जाए, लेकिन एक जानबूझकर जजमेंट को कुछ भी बना देना, कुछ भी पलट देना, तो उसमें निश्चित तौर पे दिखता है कि पैसे का लेन देन चल रहा है। लेकिन उस बात को उठाए को अदालतों की स्थिति यह है कि वहाँ पे कंट्रोल रहता था बारों का। आज सुप्रीम कोर्ट या जुडिशरी व्यवस्था, ये हमेशा ये प्रयास है कि किसी तरह से, जिस तरह से यूनिवर्सिटी और कॉलेजों में छात्र संघों को खत्म कर दिया गया, उसी तरह से आज ये प्रयास किया जा रहा है कि बारों को, जो उनका एक हस्तक्षेप रहता है, उसको खत्म कर दिया जाए। बार को इतना मजबूर कर दिया जाए कि वो जजों के खिलाफ बोल ही ना पाए। नहीं तो न्यायिक व्यवस्था में एडवोकेट्स को और जजों को, दोनों को समान
अधिकार दिए गए और ये माना जाता है कि दोनों गाड़ी के दो पहिए हैं, बार और बेंच। अगर बार कमज़ोर रहेगी तो बेंच मनमानी करने लगेगी और बेंच मजबूत हो जाएगी तो बार का अस्तित्व खत्म। आज की स्थिति है कि बेंच को मजबूत करने के प्रयास सरकार भी कर रही है, चूँकि पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस से उनकी नियुक्ति हो रही है। अब जिनकी नियुक्ति पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस से होगी तो वो अपने उस आका को खुश करने के लिए जजमेंट भी उस हिसाब से दे रहा है। ये परिस्थितियाँ हैं और ये खुलेआम बाजार बना दिया गया है। इसलिए हम तो कहेंगे कि जैसा माननीय उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय में नियुक्तियों की व्यवस्था मोदी जी ने अपेक्षा की थी और जो न्यायिक नियुक्ति आयोग बनाने की बात चल रही थी उसका आना अति आवश्यक है। आईएएस एग्ज़ाम दे के आता है, इंटरव्यू दे के आता है, पीसीएस एग्ज़ाम दे के एक नहीं दो एग्ज़ाम दे के आते हैं लोग, फिर भी उनको समय समय पे उनकी ट्रेनिंग दी जाती है, समय समय पे उनकी कार्यों की समीक्षा होती है। लेकिन न्यायिक प्रक्रिया में माननीय उच्च न्यायालय और माननीय सुप्रीम कोर्ट में नियुक्ति के लिए सिर्फ और सिर्फ उसका 10 साल का रजिस्ट्रेशन हो, कोई इस तरह का एलिगेशन उसके ऊपर ना हो, माननीय उच्च न्यायालय में जस्टिस बना दिया जाएगा। उसको ये देखा ही नहीं जा रहा है कि वो कितने दिन कोर्टों में काम किया है, क्या उसने अनुभव लिया है। बस उसका अगर अप्रोच है ऊपर तक तो जज बन जाएगा। ये परिस्थितियाँ हैं। तो ये थे हमारे साथ अरविंद कुमार कुशवाहा जी, जो कि अध्यक्ष है सेंट्रल बार एसोसिएशन के। इन्होंने जस्टिस यशवंत वर्मा वाले मामले में बताया कि किस तरह से न्यायपालिका में भी भ्रष्टाचार बड़ी गहराई तक व्याप्त है और इसको खत्म करने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि न्यायपालिका एक ऐसी संस्था है जिससे भारत का हर वो व्यक्ति जो जितना भी गरीब है वो न्याय की उम्मीद पालता है। यानी कि कहते हैं कि आखिरी उम्मीद जज साहब से रहती है। और अगर वहां इस तरह की चीजें आती हैं, इस तरह की बातें आती हैं, नोटों के अधजले बंडल मिलते हैं, तब कहीं ना कहीं वो जो उम्मीद है एक आम आदमी की, जिसे संविधान ने अधिकार दिए हैं न्याय पाने का, उस आम आदमी की उम्मीद कहीं ना कहीं टूटती है। वहीं कॉलेजियम सिस्टम को लेकर जिस तरह से वकील साहब ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक कोशिश की 2014 के बाद, लेकिन वो कोशिश अभी रंग नहीं ला पा रही है और उस कोशिश को पूरा होना चाहिए। यानी कि जो कॉलेजियम व्यवस्था है जिसका विरोध लगातार होता आ रहा है, भाई भतीजावाद का जो आरोप लगता है, उसको भी खत्म होना चाहिए, ऐसा वकील साहब ने कहा। बहरहाल जस्टिस यशवंत वर्मा वाले मामले में जांच कर रही है, 3 जजों का पैनल है, वो जांच कर रहा है, मामला सुना जा रहा है। देखते हैं इस मामले में आगे क्या होता है। लेकिन इस पूरे मामले ने एक बार फिर से चर्चा को गर्म कर दिया है, मुद्दे को गर्म कर दिया है कि आखिर न्यायपालिका में व्याप्त भ्रष्टाचार कब खत्म होगा। और दूसरी सबसे बड़ी चीज है कॉलेजियम सिस्टम का जो मुद्दा है, एक बार फिर से भारत में गर्मा गया है और इसको लेकर तमाम तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। बहरहाल दोस्तों, इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं, क्या मानते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो, ये चर्चा, ये बातचीत जो बहुत कह सकते हैं कि प्रमुख मुद्दे पे हुई है, जो कि इस वक्त भारत का सबसे बड़ा मुद्दा है, इस मुद्दे पर जो बातचीत हुई है उस पर आपका क्या कहना है, क्या मानना है, उसे करें। और अगला टॉपिक आप किस जो पॉडकास्ट है अगला, उस किस टॉपिक पे हो, ये भी जरूर बताएं। बहरहाल वीडियो को लाइक करें, खूब शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें। धन्यवाद।